वेलकम करता हूं हमारे जितने भी डियर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो वेलकम करता हूं। देखिए, मैं आपको इस सप्ताह में चारों सब्जेक्ट से जितना जितना क्वेश्चन हो पाया है, 2-3 जितना जितना हो पाया मैं कराया, ठीक है। तो आज जो है आप सभी को मैं मिक्स लेकर आया हूं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं 5 नंबर में, तो उसको जो है करने वाले हैं। जो आपको यहाँ पे बायो साइंस से भी लिए हैं, ठीक है ना, बायो साइंस से भी लिया गया है। उसके बाद आपके बिहेवियर साइंस से भी यहाँ पे लिया गया है क्वेश्चन, और उसके बाद FON फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से भी लिया गया है, और उसके बाद जो है आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर भी लिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बायो साइंस का क्वेश्चन है, सामने में देख सकते हैं। कहता है, देखिए क्वेश्चन आपको 10 नंबर में भी पूछ सकता है या फिर 5 नंबर में भी पूछ सकता है। पूछ देगा कि किडनी का जो है विस्तृत से चर्चा करे, ठीक है ना। किडनी का सचित्र वर्णन करे 10 नंबर में। तो आपको तो किडनी का चित्र बनाना ही पड़ेगा, समझ गए ना। जानते हैं किडनी का जो है कुछ चित्र जो है इस प्रकार से आपका होता है, समझ गए ना। इसी प्रकार से ना रहता है, कुछ इस प्रकार से दोनों साइड में किडनी रहता है, इसी प्रकार से ना। और इसमें जो है छोटा छोटा जो है मेंडुला जो है आपका होता है, रहता है ना। मेंडुला जो है काम क्या करता है पता है आप लोग को, नेफ्रॉन होता है इसके अंदर में, ठीक है। यही जो है कुछ किडनी होता है, ठीक है। चलिए हम लोग किडनी के बारे में देखते हैं। देखिए किडनी क्या है, नलिका युक्त गुर्दे जो है, किडनी जो है नलिका युक्त एक प्रकार की ग्रंथियां होती है। मतलब यह ट्यूबरकल जो है ग्लैंड्स होता है, समझ गए ना। यह क्या है, किडनी एक प्रकार का ग्लैंड्स होता है, समझ लीजिए। जो नलिका युक्त होता है ये संख्या में 2 होती है। एक क्या होता है, संख्या में 2 होता है, एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है। और इसी से जो है आपको ये मूत्रवाहिका यूरेटर्स निकला होता है, समझ गए। जो यूरेथ्रा में मूत्राशय में आकर मिलता है और फिर यहाँ पे नीचे इसके यूरेथ्रा निकला होता है, समझ गए। ब्लेडर में मिलता है और यूरेथ्रा इससे बाहर निकला होता है, समझ गए। चलिए, तो ये जो है संख्या में 2 होता है। इन ग्रंथियों का स्राव जो है मूत्र होता है, समझ गए ना। एक ग्रंथि क्या चीज़ का स्राव करता है, तो ये कुछ एंजाइम का भी स्राव करता है और साथ में यह मूत्र का भी सिक्रेशन करता है, समझ गए। जो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का जलीय मिश्रण होता है। मूत्र क्या होता है, तो मूत्र में कार्बनिक भी होता है और अकार्बनिक पदार्थ भी होता है, नाइट्रोजन यूरिया ये सब मिला होता है, जो एक जलीय का मिश्रण होता है, समझ गए। इसको यह निकालने का कार्य करता है सिक्रेशन का या उत्सर्जन का, समझ गए ना। अर्थात रक्त में विकार युक्त जल, विकार युक्त मतलब हानिकारक जल जो वृक्क के द्वारा ही छानकर अलग किया जाता है। मतलब ये किडनी का काम ही होता है कि जो रक्त में विकार युक्त जो जल है, जो हानिकारक जल है, उसको छानकर और मूत्र के द्वारा जो है बाहर निकाल देना, यह जो है किडनी का काम होता है, समझ गए। साथ ही यह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को भी शरीर से बाहर करता है, छान को, समझ गए ना, अपशिष्ट पदार्थों को। किडनी है यह ट्यूबरकल होता है, संख्या में 2 होता है, ठीक है। और चीज़ देखिए, यह वयस्क व्यक्ति के गुर्दे का वजन लगभग जो है 135 से 150 ग्राम होता है। एक एडल्ट में जो होता है ना, लगभग 150 ग्राम का प्रत्येक वृक्क जो है किडनी 150 ग्राम का होता है, समझ गए। प्रत्येक गुर्दे की लंबाई 5 इंच चौड़ा होता है और 2.5 इंच जो है इसका जो है क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसका प्रत्येक गुर्दे की जो लंबाई है 5 इंच, चौड़ाई इसका 2.5 इंच और इसका मोटाई 1 इंच होता है। यानी 5, 2.5 और 1, समझ गए ना। 5 के आधा 2.5, लंबाई 5, चौड़ाई इससे कम 2.5 और इससे भी कम जो है मोटाई 1 इंच, समझ गए। तो ये आपका हो गया क्या चीज़, गुर्दे का स्ट्रक्चर, समझ गए। चलिए कुछ बेसिक चीज़ें गुर्दा के बारे में जानिए। मनुष्य में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, पता है, जो कशेरुक दंड वर्टेब्रा कॉलम के दोनों ओर एक एक स्थित होता है। मतलब जो वर्टेब्रा कॉलम होता है ना, उसके नीचे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में यह स्थित होता है, समझ गए। वृक्क जो किडनी जो होता है गहरे लाल रंग की स्ट्रक्चर होती है, जिनकी आकृति सेम के बीज के समान होता है। किडनी का जो रंग होता है वह गहरे लाल रंग का संरचना होता है, जो दिखने में इसका शेप जो होता है सेम के बीज के जैसे होता है, समझ गए। चलिए ये समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, प्रत्येक वृक्क के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होता है। जैसे ये आपका किडनी है तो इसके ऊपर में जो है आपका ये ऊपर में जो है इसका एड्रीनल ग्लैंड होता है, समझ गए ना। दोनों के ऊपर में एड्रीनल ग्लैंड होता है, समझ गए। चलिए ये समझ गए। अब देखिए मनुष्य में राइट किडनी जो होता है ना, मतलब इस साइड वाला जो किडनी है लेफ्ट किडनी की तुलना में थोड़े नीचे जो है स्तर पर स्थित होता है। मतलब
ये जो राइट वाला किडनी होता है ना, यह लेफ्ट वाला के तुलना में थोड़ा नीचे होता है, समझ गए। नीचे क्यों होता है? क्योंकि दाईं ओर यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे ये दाईं ओर यहाँ पे लीवर होता है, समझ गए। इसलिए जो है यह थोड़ा नीचे होता है इस लेफ्ट वाला के तुलना में, समझ गए ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स में कि किस किडनी का जो है आकृति छोटा होता है, या कौन सा किडनी जो है वह, या आपसे ऐसे पूछेगा कि क्या राइट किडनी जो है लेफ्ट किडनी के तुलना में थोड़े नीचे होते हैं, तो यहाँ से आप पकड़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे प्रत्येक वृक्क के चारों ओर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का आवरण पाया जाता है जिसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। देखिए प्रत्येक जो किडनी होता है ना, उसके चारों ओर एक जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक का आवरण चढ़ा होता है, जिसे हम लोग रीनल कैप्सूल कहते हैं, मतलब गुर्दीय आवरण कहते हैं, ठीक है। जो किस चीज़ का होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का आवरण होता है, कवर होता है किडनी पर, समझ गए। और यह जो है दो प्रकार से बना होता है। किडनी जो है आपका दो स्तरों में होता है, एक कॉर्टेक्स भाग होता है इसका और एक मेंडुला भाग होता है, समझ गए ना। तो यह दो इम्पोर्टेंट भाग होता है किडनी का, समझ गए, जो कि बनने में सहायक करता है संरचना में, समझ गए। चलिए तो किडनी के बारे में इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब देखिए किडनी में एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है, आपको समझना चाहिए कि किडनी में एक आपका हाइलम होता है। हाइलम का क्या काम है? देखिए किडनी के मध्यवर्ती आंतरिक भाग पर पाई जाने वाली गड्ढे नुमा संरचना होती है। हाइलम जो होता है ना, आप लोग देखते होइएगा कि किडनी जो है कुछ ऐसे होता है, समझ गए ना। किडनी का कुछ ऐसे शेप होता है। तो ये जो आंतरिक भाग होता है और यहाँ पे जो गड्ढे वाला भाग है, गड्ढे वाला, यहाँ से क्या होता है कि किडनी में यूरेटर मूत्रनलिका मूत्रवाहिका, समझ गए। फिर या किडनी में ब्लड जो है यहीं से जो है आता जाता है, समझ गए ना। तो यही हाइलम रास्ता होता है जहाँ से क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई होता है, और फिर जो है यूरिन भी यहीं से निकलता है, समझ गए। तो ये जो है यहीं पे पाया जाता है, वेसल्स पाया जाता है, ब्लड वेसल्स, यूरेटर और नर्व्स जो है किडनी में इसी होकर प्रवेश करता है, इसी हाइलम से होकर, समझ गए। चलिए ये समझ गए, किडनी के बारे में समझ गए। अब इतना लिखने के बाद जो है आप किडनी का चित्र बना देंगे नीचे में, तो और उसके बाद जो है आप लोग किडनी के कार्य लिख देंगे, तो 10 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए किडनी मानव शरीर का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन होती है जिनके द्वारा निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन से कार्य संपादित किया जाता है। पहला है मूत्र निर्माण करता है, यह जो है मूत्र का निर्माण भी करता है, यह मूत्र का सिक्रेशन भी करता है, मतलब यह निर्माण भी करता है और यह सिक्रेशन भी स्रावित भी करता है, ठीक है। साथ ही यह जो है बॉडी में द्रव और इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन को बनाए रखता है। अत्यधिक मात्रा में अगर जल हो जाएगा तो क्या होगा, शरीर फूलने लगेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो किडनी है वह जल और द्रव का संतुलन नहीं बना पा रहा, जिसके कारण जल या द्रव का मात्रा शरीर में बढ़ गया है, जिससे शरीर फूलने लगता है। तो ये द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाने का भी कार्य किडनी करता है, समझ गए। अगर अत्यधिक द्रव शरीर में होता है तो उसको बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्य क्या है कि किडनी जो है रेनिन नामक एंजाइम का सिक्रेशन करता है, समझ गए ना। और ये जो रेनिन एंजाइम होता है, यह रेनिन एंजाइम जो है बीपी के नियमन के लिए, ब्लड प्रेशर के नियमन में अहम भूमिका निभाता है रेनिन, समझ गए ना। तो याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि रेनिन किस चीज़ से स्रावित होता है, तो ये जो है आपके ऑर्गेन कौन सा है, किडनी से स्रावित होता है, जो बीपी को रेगुलेट करता है, समझ गए, रेनिन, समझ गए ना। नेक्स्ट है देखिएगा इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन, यह हार्मोन आरबीसी के निर्माण में सहायक है। साथ ही एक और चीज़ का यह सिक्रेशन करता है, इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का भी यह सिक्रेशन करता है, कौन, किडनी। जो आरबीसी, जो इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है कि आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। तो आप लोग दो चीज़ याद रखिएगा, एक तो रेनिन का सिक्रेशन करता है, और एक जो है एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करता है, समझ गए, कौन, किडनी। तो इतना इसका काम समझ गए। लास्ट इसका काम लिख दीजिएगा कि किडनी का ये काम होता है कि किडनी जो है विभिन्न प्रकार के शरीर से जो है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का भी कार्य करता है, समझ गए। साथ ही शरीर के लिए लाभदायक चीज़ों का अवशोषण का भी, यानी यह अवशोषण का भी कार्य करता है और उत्सर्जन का भी कार्य करता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें आप लोग लिख दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे कार्य भी समझ गए किडनी का, ओके। चलिए
अब यहाँ पे आप लोग देखिए, नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाथ धोने से क्या आस है, मतलब क्या मतलब है, समझ गए ना। वो हाथ धोने की प्रक्रिया को समझाए, मतलब हाथ किन किन प्रोसेस से होकर धोना चाहिए, कैसे, इस प्रोसेस को समझाना है। और ये क्वेश्चन जो है हमें लगता है 5 नंबर के लिए बहुत ही VVI है इस बार के लिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए हाथ धोना क्या है, तो देखिए हाथ धोने का मतलब क्या होता है, हाथ क्यों धोया जाता है। तो हाथ जो है गंदगी से दूर करने के लिए, संक्रमण से मुक्त होने के लिए, समझ गए ना। हाथ इसीलिए ना धोते हैं कि साफ़ सफाई स्वच्छता बने रहे, साथ ही जो है संक्रमण से जो है दूर हो सके, फ्रेश रहे, इसीलिए जो है हाथ धोया जाता है। अब ये जो हाथ धोया जाता है, यह जो है हाथ धोने का एक अच्छी टेक्निक है, जिसमें जो है यांत्रिक और रासायनिक दोनों क्रिया शामिल होता है, समझ गए ना। अगर हाथ को आपस में रगड़ते हैं और हाथ को निरंतर जल गिरना यांत्रिक क्रिया कहलाती है, समझ गए। और रासायनिक क्रिया जो होता है उसमें विभिन्न रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके सूक्ष्म जीवों को धोया जाता है। जैसे रगड़ना आपका यांत्रिक क्रिया हो गया कि हाथ को रगड़ कर साफ करते हैं, तो वह यांत्रिक क्रिया होता है। लेकिन अगर आप सीधे तो आप जो है उसके रगड़ को नहीं ना हाथ धोएंगे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो है आप, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हाथ धोने का क्या मतलब है, क्या आशय है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला समझिए, हाथ धोना एक महत्वपूर्ण विधि है। हाथ धोना क्या है, एक महत्वपूर्ण विधि है जो कि संक्रमण फैलने से रोकता है। हाथ धोना एक महत्वपूर्ण विधि है जो किसको रोकता है, संक्रमण को रोकता है, स्वच्छता को बढ़ाता है, ठीक है ना। हाथ धोना संक्रमण की रोकथाम की बहुत ही कारगर उपाय है। हाथ धोना जो है किसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है, तो संक्रमण की रोकथाम की एक बहुत ही कारगर उपाय है। हाथ धोकर आप संक्रमण को बहुत हद तक रोक सकते हैं, और ये बातें सही है। हाथ धोने में यांत्रिक एवं रासायनिक दोनों क्रियाएं शामिल होती है। जब हाथ कोई धोता है ना, तो उसमें यांत्रिक और रासायनिक दोनों क्रियाएं शामिल होता है। यांत्रिक क्रियाएं कैसे शामिल होता है, तो हाथ ऐसा तो नहीं है कि हाथ सीधा पानी में डुबोए और उसको निकाल लिए, ऐसा तो होता नहीं है। हाथ को भिगोते हैं, फिर उसको जो है अंगुली के दोनों हाथों को अंगुली के बीच में रख के जो है फंसा के उसको अच्छे से जो है रगड़ के जो है साफ करते हैं। तो ये रगड़ना ही जो है क्या होता है, यांत्रिक क्रिया होता है, समझ गए, जिसमें हाथ को रगड़ कर आपस में धोया जाता है, यांत्रिक क्रिया होता है, समझ गए। और रासायनिक क्रिया वो क्रिया होता है जिसमें विभिन्न साबुन का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। विभिन्न ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो सूक्ष्म जीवों को जो है साफ करता है, हटाता है, समझ गए। जिसके लिए हैंड वॉश का उपयोग करते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, रासायनिक होता है, समझ गए, जो मैल को, धूल कण को, सूक्ष्म जीव को और तैलीय हाथों को आसानी से साफ करने में सहायता करता है। तो ये आपका रासायनिक क्रिया होता है, समझ गए। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, सावधानी पूर्वक हाथ धोने से जीवाणुओं की संख्या में काफ़ी कमी आती है और संक्रमण होने से बचा जा सकता है। अगर आप सावधानी पूर्वक हाथ को धोते हैं, हाथ धोने का भी तकनीक होना चाहिए, समझ गए ना, हाथ धोने का भी प्रोसेस पता होना चाहिए, तो इससे जो है आपके संक्रमण में काफ़ी बचाव आता है और साथ ही जीवाणुओं की संख्या में काफ़ी कम वृद्धि होता है, समझ गए। तो ये जो है आपके हो गया हाथ धोने का मतलब, समझ गए। चलिए अब इसके प्रोसेस को देखते हैं कि हाथ किन किन प्रोसेस से होकर धोना चाहिए किसी को भी, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाथ के नाखून को काट ले। सबसे पहले हाथ धोने से पहले हाथ में जो भी नाखून अगर बढ़े हों उसको काट ले, और हाथ में जो भी आभूषण, घड़ी, अंगूठी पहने हैं उसे निकाल देना चाहिए। हाथ धोने से पहले नाखून काट दे, और कुछ भी हाथ पर पहने हैं एक्स्ट्रा चीज़ें तो उसको निकाल दे, उतार दे, समझ गए। उसके बाद अब हाथ खाली हो जाएगा, नाखून कट गया है, तो नल खोलेंगे और हाथों एवं अग्र भुजाओं को पानी से गीला करके धोएंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, नल खोलेंगे, फिर हाथ को और आगे के जो हाथ है उसको जो है पानी से गीला करेंगे और उसको धो देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हाथ को सदैव कोहनियों से नीचे रखें, क्योंकि हाथ कोहनियों की तुलना में अधिक संदूषित होते हैं, समझ गए। इसलिए पानी का प्रवाह कम दूषित भाग कोहनी से अधिक दूषित भाग की ओर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहता है कि नल में जब हाथ आप धोएंगे ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप हाथ धोएंगे तो जो आगे वाला हथेली है, जो हाथ है, वह जो है ज़्यादा संक्रमित होता है, पीछे वाला कम होता है। चूँकि पीछे वाला से तो उतना काम होता नहीं ना है, लेकिन आगे हथेली वाला से डायरेक्ट काम होता है, कोई भी चीज़ छूते हैं, लेकिन केहूनी वाला से तो उतना नहीं छूते हैं। तो इसलिए हाथ को जो है नीचे रखेंगे, केहूनी को ऊपर करके रखेंगे, और आगे वाला हाथ को जो है नीचे रखेंगे, जिससे प्रवाह पानी का क्या हो कि नीचे की तरफ हो जाए, समझ गए ना। मतलब नीचे की तरफ मतलब केहूनी से नीचे हो जाए और केहूनी के जो है ऊपर पानी ना जाए, समझ गए ना। तो ये जो है आपका टेक्निक है तीसरा स्टेप में, समझ गए।
चौथा स्टेप ध्यान रखिएगा कि चिकित्सीय अपतिता में कम संदूषित भाग कोहनी से अधिक संदूषित भाग की ओर हाथ धोना चाहिए। आपको मेडिकल असेप्सिस में अगर आप हाथ धोते हैं साफ करने के लिए तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी आप अपने हथेली वाला भाग को ऊपर करके नहीं रखेंगे, क्योंकि जब ऊपर रखेंगे और हाथ आप भिगा लेंगे तो ऊपर के पानी जो है नीचे हाथ के सहारे जो है आपके केहूनी के रास्ते नीचे गिरने लगेगा। तो उससे क्या होगा कि वो संक्रमित पानी आपके केहूनी तक आ जाएगा। समझ गए ना? तो यही चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि अब हाथों पर साबुन लगाएं। अब देख लिए कि कैसे केहूनी को कैसे रखेंगे, हाथ को कैसे रखेंगे, कैसे भिगोएंगे। तो ये प्रोसेस अगर पता हो गया तो अब जो है हम हाथ पर साबुन लगाएंगे या हैंड वॉश लगाएंगे, ठीक है ना। लगाकर अच्छे से रगड़ेंगे और नाखून के अंदर मैल के निकालने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। साबुन लगाने के बाद अच्छे से रगड़ने के बाद नाखून को अंदर से मैल निकालने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाथों को अच्छे से रगड़ कर धोना चाहिए। अंगुलियों के बीच में प्रत्येक अंगुली को अलग अलग रगड़े एवं धोएं। अब जो है क्या करना चाहिए, प्रत्येक अंगुली के जो आपके बीच में अंगुली के बीच में जो गैप होता है उसमें दोनों हाथों के अंगुली को रगड़ कर जो है आपस में फंसा के रगड़ के साफ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गए, कि दोनों हाथों के हथेलियों के एक दूसरे के सामने रखकर अंगुलियों को आपस में फंसाकर साफ करेंगे, ठीक है ना। जिससे हाथों के जो अंगुली के गह है उसमें से कीटाणु मुक्त होगा, ठीक है। दाएं हाथ से बाएं हाथ के अंगूठों को पकड़कर रगड़े। इसी तरह बाएं हाथ से दाएं हाथ के अंगूठे को रगड़े। अब अंगूठा के रगड़ने की बात है तो दाएं हाथ के अंगूठा को बाएं से और बाएं हाथ के अंगूठा को दाएं से रगड़ेंगे पकड़ के, ठीक है। नेक्स्ट है हाथों को कोहनियों के स्तर से नीचे रखते हुए अच्छी तरह पानी से धोएं, ठीक है ना। हाथों को कोहनियों के स्तर से नीचे रखते हुए अच्छी तरह से पानी से धो। आपको पहले ही बताया कि जो आपके आगे का हाथ होगा वह केहूनी से जो है नीचे रखेंगे, नीचे झुका कर रखेंगे ताकि जो पानी है वह केहूनी की ओर ना आए, ठीक है ना। अतः पानी केहूनी के हाथों तक नीचे की ओर बहना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है नल को बंद करने के लिए पेपर टॉवल का उपयोग करें। अब नल को बंद करने के लिए पेपर टॉवल का उपयोग करें, क्यों करेंगे, क्योंकि आप पहले से हाथ धो रहे हैं तो हो सकता है जो नल का कुंडी है ऊपर वाला उसमें सरफ वगैरह या कुछ भी लग सकता है जो कि संक्रमित है, तो उसको जो है पेपर टॉवल से बंद करेंगे। हाथों को धोकर ऊपर की तरफ रखें। अब हाथों को धोकर ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि उस पर कोई छींटा वीटा ना पड़े, ठीक है। भुजाओं और हाथों को कोहनिये से प्रारंभ कर हाथों की ओर लाते हुए स्वच्छ तौलिए से पोंछकर सुखा लें एवं टॉवल अलग रख दे। अब हाथ धो लिए हैं, नल बंद कर दिए हैं, हाथ को धोकर रख लिए हैं अलग, तो अब जो है एक अच्छे सूखे स्वच्छ तौलिए से जो है क्या करेंगे, साफ करेंगे। समझ गए? तो ये चीज़ हो गया। चलिए अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट बनता है कि हाथ धोने के बाद यदि संयोगवश किसी वस्तु के साथ स्पर्श हो जाए तो संपूर्ण प्रक्रिया दोहरानी चाहिए। अगर संयोगवश जो है आपको हाथ धो रहे हैं लेकिन हाथ धो के कंप्लीट कर लिए लेकिन फिर से कहीं टच कर जा रहा है हमारा हाथ जो कि संक्रमित वाला जगह है, तो फिर से हाथ जो है धोना चाहिए और फिर से सभी प्रोसेस को अपनाना चाहिए जो प्रोसेस अभी ऊपर में देखे हैं। समझ गए ना? चलिए तो ये आपका यहाँ पे समाप्त हो गया हाथ धोने को। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, एक क्वेश्चन ही आपका फंडामेंटल से ही है। समझ गए ना? फंडामेंटल का ही है एक और क्वेश्चन। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में कि रबर के सामानों का देखभाल किस प्रकार करेंगे, ठीक है ना। रबर के सामान के देखभाल में नर्स की क्या भूमिका है बताइए, या नर्स के रबर के सामान की देखभाल में किस प्रकार करनी चाहिए बताइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसी भी रबर के सामान को निम्न तरीके से देखभाल करना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। अब आप लोग को पता हो, आप लोग को बता दूं कि आपको लगता होगा कि ये रबर के सामान का देखभाल करने का क्या ज़रूरत है, तो आप लोग को पता होना चाहिए मेडिकल में बहुत ऐसे सारे दस्ताने वगैरह बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो रबर के बने होते हैं जो यूज में आता है मरीज को। समझ गए ना? तो इसलिए जो है उस सामान को देखभाल करना ज़रूरी है। समझ गए ना? चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को। देखिए रबर की वस्तुओं को खरीदने से पहले उनकी गुणवत्ता की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए एवं तभी उन्हें खरीदना चाहिए। अब रबर की वस्तुओं को सबसे पहले देख रेख में आपको चाहिए कि जब भी आप रबर के कोई दस्ताना वगैरह कुछ भी अगर खरीदते हैं यूज के लिए तो जो है उसे अच्छी गुणवत्ता का खरीदें, जाँच के ही खरीदना चाहिए, ठीक है। रबर के सामानों को कभी मोड़ कर ना रखें अन्यथा ये ख़राब हो जाते हैं। रबर के सामान को जब आप मोड़ कर रखेंगे तो रबर के सामान ख़राब बेकार हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है रबर के सामान का तेज़ धूप व अधिक तापमान पर सुखाना चाहिए। ठीक है, रबर के सामान को जो है तेज़ धूप में और अधिक तापमान पर सुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ धूप में और अधिक तापमान पर सुखाएंगे तो जो रबर होगा वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना, और ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए इसके देख रेख में, समझ गए। चलिए, इनकी साफ़ सफाई के लिए अत्यधिक गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे रबर की गुणवत्ता खो जाती है। अगर आप रबर के सामान को अगर अधिक खौलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में रख कर साफ़ करेंगे तो क्या होगा कि वो रबर का सामान सिकुड़ जाएगा और उसका जो इलास्टिसिटी जो गुण है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी उसका गुण खत्म हो जाएगा। रबर के सामान को रासायनिक पदार्थ व नमी से बचाना चाहिए ताकि रबर खराब ना हो। ठीक है ना, रबर के सामान को रासायनिक पदार्थ और नमी से भी बचाना चाहिए ताकि रबर के सामान जो है खराब ना हो सके। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, रबर की वस्तु यदि गंदी हो जाए तो उसे तुरंत साफ़ कर देनी चाहिए। अगर रबर की वस्तुएं गंदी हो जा रहा है तो उसे जो है क्या करना चाहिए, तुरंत जो है साफ़ कर देना चाहिए, समझ गए। सामान को इकट्ठा करने के लिए इनमें कभी भी गांठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, न ही इसके आकार व आकृति को बदलने का प्रयास करना चाहिए। रबर के सामान जिस आकृति में है उसको उसी आकृति में यूज करना चाहिए। अगर आप उसमें मान गए रबर का कोई बैग है, उसमें सामान रख के उसमें आप अगर गांठ लगाएंगे तो वह जो है क्या होगा, वो जो है खिंच जाएगा, लमट जाएगा और उसका जो गुणवत्ता है उसमें हानि खराब हो जाएगा। तो इसलिए रबर के सामान में गांठ लगा कर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसका आकृति उसी प्रकार के हो जाता है जैसा गांठ लगा के छोड़ेंगे, समझ गए। और नहीं इसके आकृति और आकार को बदलने का कोशिश करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 8वां पॉइंट, धातु की वस्तुओं को रबर के सामान से अलग रखना चाहिए, अन्यथा रबर कटने का खतरा रहता है। जैसे रबर के थैला है और उसमें आप कैंची रख देंगे, ब्लेड रख देंगे, कोई नुकीला चीज़ रख देंगे तो क्या करेगा, उसको काट देगा, उसमें छेद कर देगा। तो इसलिए जो है धातु के सामान को अलग रखना चाहिए रबर के वस्तुएं से। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है रबर के सामान को टांगने व स्थिर रखने के लिए कील व नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप रबर का बैग है उसको आप जो है वजन उसमें रखकर और आप किसी कील में या किसी नुकीले चीज़ में अगर आप टांगते हैं तो क्या होगा, वजन के साथ वो खींचेगा और वह क्या होगा, लमट जाएगा या फट जाएगा, समझ गए ना। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है रोगाणुनाशन करने से पहले रसायन व उसके रासायनिक प्रभाव की जानकारी की नोट कर ले। कौन सा रसायन कितना खतरनाक है, क्योंकि आप लोग को पता है बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जो रबर क्या आपके लोहा को भी गला देता है, पिघला देता है। तो आपको किसी भी स्टरलाइजेशन करने से पहले रबर के सामान को उसके रासायनिक गुणों को जो है अच्छे से, उस रसायन के उसके प्रभाव को अच्छे से देख लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए कि इसका क्या प्रभाव बनता है, समझ गए। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव से रबर के सामान को संक्षिप्त अवधि व कम दबाव पर ऑटोक्लेव करें। ऑटोक्लेव का मतलब होता है, आप लोग को पता है कि कम दाब और कम तापमान पर जो है ऑटोक्लेव के द्वारा आपको जो है सूखी हुई नम जो है इस पर वाष्प के द्वारा जो है इसे क्या किया जाता है, बीज संक्रमित किया जाता है। और रबर के सामान को बहुत हल्का टेम्परेचर या फिर हल्का जो है टेम्परेचर दे के इसको जो है हम लोग सुरक्षित तरीके से बीज संक्रमित कर सकते हैं, समझ गए, या सरफ साबुन वगैरह से साफ उफ करके, समझ गए ना। तो ये 11 पॉइंट है जो कि आप रबर के कोई भी सामान बने हैं उसको इस तरीक़ा से आप लोग देख रेख कर सकते हैं, समझ गए। तो ये जो है आपका रबर के सामान का देखभाल हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे बिहेवियर साइंस का एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बी स्मरण मतलब फॉरगेटिंग क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि याद की हुई चीज़ों को पुनः स्मरण करते समय अगर वह चीज़ें जो है दिमाग में नहीं आ पा रहा है तो वही भूलना होता है। जैसे पूर्व में कोई वस्तु हम याद किए हैं, स्मरण किए हैं, वो हमारे दिमाग में स्टोर है कि नहीं है, हमें कोई ज़रूरत पड़ गया और हम उसको जो है पुनः हम उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जो है याद आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो हम याद किए हैं पहले किसी समय, वो जो है अब हमें रिकॉल करने पर, पुनः उसको बुलाने पर वो जो है हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, मतलब वह हमारे स्टोरेज से आउट हो चुका है, मेमोरी से आउट हो चुका है, समझ गए ना। और यही जो है भूलना होता है, समझ गए। चलिए देखिए भूलना क्या होता है, इसके प्रकार क्या है। देखिए व्यक्ति अनेक अनुभवों से होकर गुजरता है, जिनमें से कुछ अनुभव तो दीर्घकालिक रूप से संग्रहित हो जाते हैं तथा कुछ अल्पकालिक रूप से, कुछ अनुभव स्मृति से विलुप्त हो जाते हैं। अनुभवों एवं सूचनाओं को स्मृति से नष्ट हो जाना ही विस्मरण कहलाता है। विस्मरण का मतलब होता है कि देखिए कोई व्यक्ति जो होता है किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखता है या याद रहता है। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्ति के मेमोरी में लंबे समय से सूचना रहता है। कुछ ऐसे सूचना होता है जो व्यक्ति के कि कोई भी चीज़ याद किया और उसके मेमोरी में थोड़ा देर तक वो याद रहता है, मतलब अल्प समय तक, लेकिन रहता तो है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होता है
कि याद किए और उसके बाद कुछ देर के बाद जो है वो भूल गए, मेमोरी से आउट हो जाता है, समझ गए ना। तो ये जो होता है यही जो है मेमोरी यानी स्मृति से अनुभवों और सूचनाओं को विलुप्त होना ही जो है क्या कहलाता है, आपका विस्मरण फॉरगेटिंग कहलाता है, समझ गए ना। सीधा लिखिएगा कि व्यक्ति अपने अनुभवों सूचनाओं और अपने अनुभवों सूचनाओं को अपने जो है स्मृति में रिकॉल करने पर पुनः स्मरण करने के बाद भी वो सूचनाएं वो अनुभव जो है सूचना से गायब स्मृति से गायब हो जाना जो है आपके ये विस्मरण कहलाता है, समझ गए ना, भूलना। ओके, चलिए इसका परिभाषा देख लीजिए। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से परिभाषा दिया किसका, विस्मरण का। देख लीजिए मन के अनुसार, मन एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने कहा कि फॉरगेटिंग विस्मरण का मतलब होता है, तात्पर्य है कि धारण मतलब जो अपने अंदर चीज़ों को लिए हैं, समझ गए ना। तो धारण की असफलता या ग्रहण की सामग्री की पुनः स्मरण की असफलता। मैंने क्या बताया, कोई चीज़ें हम अपने में धारण किए हैं, याद किए हैं, कोई एक्सपीरियंस हो गया, कोई सूचना हो गया, कुछ भी हमारे दिमाग में जो है वो धारणा है, वो ग्रहण किया है, समझ गए। तो उसको अगर हम कभी फिर से चाहते हैं कि वो चीज़ें हमें काम में आ गए और उस समय हम उसको अगर याद कर रहे हैं तो उस समय वो चीज़ें नहीं याद आता है, मतलब वो चीज़ें क्या हो गया कि याद करने के बाद पुनः जो है उसे स्मृति में खोज रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो गया है, गायब हो गया है स्मृति से। और वही जो है क्या होता है, भूलना होता है। तो ये मन के अनुसार हुआ, समझ गए। इंग्लिश ने क्या कहा देख लीजिए। पूर्व में कोई सीखी गई वस्तु को कोई अनुभव कोई वस्तु का विस्मरण वह अस्थायी या अस्थायी हानि है जिसके कारण पुनः स्मरण पहचान या कार्य करने की योग्यता समाप्त हो जाता है। देखिए जब किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को आप कहीं देखे रहेंगे लेकिन 2-4 महीना या 10 दिन 15 दिन के बाद जो है आपको जब उसी व्यक्ति के सामने आप जाएंगे तो आपको याद नहीं आएगा कि ये व्यक्ति को हम कहीं देखे हुए हैं। बहुत सारा ऐसा कंडीशन में आ जाता है याद, आपको लगता है कि हम इसको कहीं देखे हैं, बट बहुत सारे कंडीशन में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होता है जहाँ पे देखने के बाद भी नहीं याद होता, लगता है कि इस व्यक्ति से हमारे फर्स्ट टाइम मुलाकात है। यानी आप उसके पहचान को या कोई कार्य करने का योग्यता या पुनः स्मरण मतलब रिकॉल करने में कोई व्यक्ति असमर्थ हो जा रहा है अस्थायी या अस्थायी रूप से, तो वही जो है क्या होता है, भूलना होता है, समझ गए। यह जो है इंग्लिश के अनुसार है। इंग्लिश ने कहा कि पूर्व में सीखी गई कोई वस्तु कोई अनुभव कोई सूचनाओं को विस्मरण वह स्थिति होता है जहाँ पे अस्थायी या अस्थायी हानि होता है, जहाँ पे पुनः स्मरण करने पहचानने और कार्य करने की योग्यता समाप्त हो जाता है, समझ गए। चलिए अब देखिए विस्मरण का क्या प्रकार होता है देख लीजिए। पहला है प्राकृतिक विस्मरण। प्राकृतिक विस्मरण का मतलब होता है कि समय के साथ जो चीज़ें सीखे या समय के साथ जो अनुभव किए उसको भूल जाना प्राकृतिक विस्मरण कहलाता है। इससे जो है अभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को देने वाला मनोवैज्ञानिक एबिंगहास थे, समझ गए ना। देखिए प्राकृतिक विस्मरण जो है ना तो इसे अनअभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब जब तक अभ्यास करेंगे तब तक चीज़ें दिमाग में रहेगा, याद रहेगा, स्टोरेज में रहेगा। जैसे ही अभ्यास छोड़ देंगे मतलब अनअभ्यास होगा तो जो है वो चीज़ें हमारे मेमोरी से आउट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वही जो है क्या होता है, प्राकृतिक विस्मरण होता है, समझ गए। और इसे अनअभ्यास का सिद्धांत कहा गया है, समझ गए। और इसे जो है कौन दिया, इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक एबिंगहास ने दिए थे, समझ गए। चलिए दूसरा जो प्रकार है, 2 ही प्रकार है भूलने का। दूसरा जो प्रकार है वो है आपका अस्वस्थ विस्मरण। पहला था प्राकृतिक विस्मरण, यहाँ पे है अस्वस्थ विस्मरण, मॉर्बिड एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। देखिए इसमें व्यक्ति जानबूझकर भूलने की कोशिश करता है। जैसे व्यक्ति केवल सुखद अनुभव को याद रखना चाहता है, दुखद एवं पीड़ादायक अनुभवों को नहीं। इसे दमन का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत फ्रायड द्वारा दिया गया था। देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे सुख के सिचुएशन में या हमारे जो अच्छे चीज़ें हैं उसको याद रखते हैं, और जो गलत चीज़ें होते हैं या दुख वाला चीज़ें होता है उसको लोग जो है अपने मन से आउट करना चाहता है, भूलना चाहता है, समझ गए ना। तो यही जो है अस्वस्थ विस्मरण होता है, जिसमें व्यक्ति जानबूझकर भूलना चाहता है और इसमें जो है व्यक्ति अपने केवल सुखद चीज़ों को अनुभव में याद रखना चाहता है और दुखों के चीज़ों को भूलना चाहता है, पीड़ादायक को, समझ गए। तो ये आपका हो गया दमन का सिद्धांत, समझ गए। यह सिद्धांत फ्रायर द्वारा दिया गया था। ओके चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा आप लोग, अब बी स्मरण के प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है। बी स्मरण के दो ही प्रकार है, देख लिए, एक प्राकृतिक और एक अस्वस्थ फॉरगेटिंग, ठीक है। अब बी स्मरण या भूलना को प्रभावित करने वाला कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे कारक है जो भूलने को प्रभावित करता है, किसी भी चीज़ व्यक्ति को जो है भूलने में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, कौन कौन से ऐसे चीज़ है, ठीक है ना। देख लीजिए, पहला है अधिगम स्तर, लर्निंग लेवल। व्यक्ति का लर्निंग लेवल जितना मजबूत होगा, जितना जो है, देखिए बी स्मरण का सबसे प्रमुख फैक्टर अधिगम सामग्री का कम अभ्यास। अधिगम सामग्री पर जितना ही कम अभ्यास किया जाएगा जो है उसे भूलने की संभावना उतना ही अधिक होगी। देखिए अधिगम स्तर, लर्निंग लेवल, लर्निंग लेवल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम सीखें और उस चीज़ को हम कितना ज़्यादा जो है अभ्यास कर रहे हैं। अगर जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना जो है भूलने का चांसेस जो है कम होगा, समझ गए ना। लेकिन अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, मतलब हम कोई भी चीज़ सीख लिए और उसको अभ्यास नहीं करेंगे, मतलब उसका लर्निंग का लेवल कमज़ोर कर देंगे। लर्निंग का लेवल मजबूत कब होता है, जब बार बार अभ्यास किया जाता है। जब अभ्यास नहीं करेंगे मतलब भूल जाएंगे चीज़ों को, तो यही लर्निंग लेवल कैसा है बताता है, समझ गए ना। चलिए दूसरा जो होता है, दूसरा पॉइंट है, देख सकते हैं, अधिगम सामग्री की निरर्थकता। मतलब जो अधिगम सामग्री, जो लर्निंग का मटेरियल है वो कैसा है, सार्थक है या निरर्थक है। आप लोग देखते होइएगा, जब पढ़ते होइएगा तो कहीं कठिन कठिन वर्ड सब आता है तो उसको जो है याद करना मुश्किल हो जाता है, उसको जो है मेमोरी में स्टोर नहीं रख पाते हैं, या स्टोर हो भी जाता है तो कुछ देर के बाद मेमोरी से जब हम उसको याद करने का कोशिश करते हैं कि हमने क्या याद किया है पीछे, तो आउट हो गया रहता है, मतलब भूल गए रहते हैं, समझ गए ना। तो ये कहीं ना कहीं होता है कि मीनिंगफुल वो वर्ड नहीं होता है, जिसके कारण जो है वह जो है हम चीज़ों को आसानी से भूल जाते हैं। तो चीज़ें का जो अधिगम सामग्री है, जो सीखने वाला सामग्री है, जो आप सीखे हैं उसमें जो है आपका निरर्थकता नहीं होना चाहिए, मतलब आर्थिक होना चाहिए, उसमें मीनिंगफुल होना चाहिए। अलग मीनिंगलेस होगा तो चीज़ों को जल्दी से आप भूल जाएंगे, समझ गए। तो ये भी प्रभावित करता है कि अधिगम सामग्री की निरर्थकता कितना प्रभावी है, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, याद किए जाने वाले पदों में समानता। अब जैसे आपको जो है देखते होइएगा कि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं तो पीछे के बातें जो है आपको दोहराते रहता है, तो उससे होता यह है कि व्यक्ति को अगर सेम चीज़ें अगर बार बार आने लगता है ना तो व्यक्ति भूलने भी लगता है, उसको कन्फ्यूज होने लगता है कि यह जो है यहाँ भी है, यह यहाँ भी है। मतलब काफ़ी हद तक अगर दो चीज़ें एक साथ मिलता है ना तो आदमी कन्फ्यूजन होने लगता है, उस कन्फ्यूजन में उस चीज़ को भूलने लगता है, ठीक है ना। तो याद किए जाने वाला जो चीज़ें है उसमें क्या समानता है, कितना ज़्यादा समानता है, इसको भी जो है ध्यान रखना चाहिए। अगर ज़्यादा बार बार किसी भी चीज़ में समानता आ रहा है, मतलब सिमिलरिटी आ रहा है, तो भूलने का भी जो है ज़्यादा चांसेज हो जाता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है व्यक्तिकरण का प्रभाव। व्यक्तिकरण का प्रभाव का मतलब है कि वर्तमान में याद की जाने वाली विषय सामग्री पूर्व में सीखी याद की गई विषय सामग्री को तथा पूर्व में याद की गई विशेष सामग्री वर्तमान में याद की जाने वाली विशेष सामग्री को प्रभावित करती है, यही व्यक्तिकरण है, इंटरफेरेंस है। व्यक्तिकरण के मतलब होता है कि जैसे पूर्व में कोई चीज़ें हम याद किए हैं, कोई भी सामग्री, समझ गए ना। अब उस पूर्व में सामग्री याद किए हैं और फिर हम अभी कोई चीज़ें याद कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो जब हम अभी की चीज़ें सीखेंगे ना तो कहीं ना कहीं पूर्व वाला जो सामग्री होगा वह अभी वाला के कारण जो है भूल सकते हैं, समझ गए ना। ऐसा होता है कि देखते होइएगा कि कोई लोग जो है आगे पढ़ते जाता है और पीछे के भूलते जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वाला जो सामग्री है वो हमारे पूर्व में सीखी गई चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, वो भूलने में असरदार हो रहा है, समझ गए ना। जिसके कारण अभी हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो पीछे वाला भूल जा रहे हैं, समझ गए ना। तो यही व्यक्तिकरण होता है कि पीछे वाला अभी को और अभी वाला पीछे को प्रभावित करता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पांचवा पॉइंट है संवेगात्मक दशाएं, इमोशनल कंडीशन। अगर आप जो है विभिन्न प्रकार के क्रोध, भय, प्रेम, ईर्ष्या इस सब में रहते हैं तो आप अपने पीछे को चीज़ों को भूल जाते हैं। होता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, क्रोध में है, भय में है, या बहुत ज़्यादा प्रेम में डूब गया है, तो अपने पीछे के चीज़ों को, एक्सपीरियंस किए गए, सीखे गए चीज़ों को, सामग्रियों को भूल जाता है, समझ गए ना। तो ऐसा होता है संवेग में पढ़ने के बाद, ठीक है ना। चलिए सातवां पॉइंट है, देखिएगा मस्तिष्क आघात। अगर ब्रेन में किसी भी प्रकार का चोट लगता है तो चोट लगने से भी जो है क्या होता है, व्यक्ति का जो बहुत सारी चीज़ें हैं वह भूलने लगता है, समझ गए ना। इंजरी होने के साथ ही, समझ गए, यह तंत्रिका को नष्ट करता है, जिससे जो हमारे ब्रेन में जो स्टोर होने वाला जो क्षमता है उसमें लॉस होने लगता है और चीज़ों को हम भूलने लगते हैं। तो मस्तिष्क आघात, ब्रेन इंजरी भी प्रभावित करता है किसी भी चीज़ को भूलने को, समझ गए।
नेक्स्ट देखिएगा 7वां है मादक वस्तुओं का सेवन। आप अगर कोई ऐसे कंजम्पशन लेते हैं ड्रग सब्सटेंस का, मादक वस्तुओं का, तो उसके लेने के साथ ही जो है चीज़ें भूलने लगता है, समझ गए ना। जैसे बहुत सारे चीज़ नशा करता है कि हम अपने पीछे के दुख दर्द को भुला दें, होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही जो है मादक वस्तुओं को सेवन करने से किसी भी चीज़ को भूल जाता है व्यक्ति। तो ये प्रभावित करता है किसको, सीखी गई चीज़ों को ये भी प्रभावित करता है और भूल जाता है व्यक्ति, समझ गए। तो ये कुल 7 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, 7 पॉइंट याद रहेगा तो आसानी से आप लोग कर पाएंगे। इसके अलावा जो है और कुछ चीज़ें होता है जो कि प्रभावित करता है भूलने में किसी भी चीज़ को, जैसे रुचि का अभाव। अगर आपके अंदर रुचि का अभाव होगा तो चीज़ों को आसानी से भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से और सारे चीज़ होता है जो भूलने में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, भूलने में व्यक्ति को मदद करता है, समझ गए। तो भूलना आपका यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि गृह मुलाकात का क्या मतलब होता है। गृह मुलाकात का उद्देश्य और सिद्धांत लिखे, ठीक है ना। होम विजिट का, चलिए होम विजिट का क्या मतलब है देख लीजिए। देखिए होम विजिट जो होता है ना, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा किया जाता है। यह जो नर्स होती है यह समुदाय में घर घर जाकर लोगों को जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में, उसके क्या आवश्यकता है उसके बारे में पता लगाती है तथा उनको आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करती है नर्स, समझ गए। और यही जो है गृह मुलाकात कहलाता है। गृह मुलाकात जो होता है जन स्वास्थ्य परिचर्या का रीढ़ का हड्डी है, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का जो है रीढ़ का हड्डी होता है होम विजिट, समझ गए ना। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि डैश 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 जन स्वास्थ्य परिचर्या का रीढ़ का हड्डी है, तो गृह मुलाकात, समझ गए ना। समझ गए। चलिए अब इसका उद्देश्य देखिए, गृह मुलाकात क्यों किया जाता है। तो आप लोग को कॉमन सी चीज़ें है, खुद से लिखेंगे कि कोई भी नर्स जो है घर घर जाकर व्यक्तियों के स्वास्थ्य समस्या को सुनती है, उसके क्या ज़रूरत है, ज़रूरतों को जो है सुनती है और उसको जो है आवश्यकताओं को पूरा करने का कोशिश करती है, देखभाल प्रदान करने की कोशिश करती है, स्वास्थ्य शिक्षा देती है, समझ गए ना। विभिन्न प्रकार के जो है स्वच्छता के बारे में बताती है, रोकथाम के बारे में बताती है, रोगों से कैसे लड़ना है, समझ गए ना। संक्रामक रोगों से, समझ गए, मानसिक रोगों से लोगों को कैसे जो है अवेयरनेस करना है, जागृत करना है, तमाम चीज़ों के बारे में घर घर जाकर नर्स बताती है, परिवार नियोजन के बारे में। तो ये सब जो है आपके यही उद्देश्य होता है होम विजिट का, समझ गए। जैसे देख लीजिए, परिवार नियोजन सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तथा आवश्यकताओं को पता लगाना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, परिवार के सदस्यों की समस्याओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार घरेलू वातावरण में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। होम विजिट का ये अर्थ होता है कि उसके घर पर जाकर उसको स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदान करना, ठीक है। अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र से डिस्चार्ज मरीजों के पश्चात आवश्यक अनुवर्ती उपचार फ्लो अप प्रदान करना। अगर कोई पेशेंट जो है हाल फिलहाल में किसी हॉस्पिटल से या स्वास्थ्य केंद्र से आया है डिस्चार्ज होकर, छुट्टी होकर, तो नर्स जो है उसके घर जाकर उसे देख रेख करती रहती है, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि समान रोगों का निदान उपचार के साथ साथ जन समुदाय की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य काम होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना इसका काम होता है। साथ में मैं जितना भी बताया स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में, इन सभी के बारे में जो है नॉलेज देती है, समझ गए। तो ये सब जो है ये 5 पॉइंट लिखा है। लेकिन आपको एज ए नर्स अगर आप किसी को घर में जाएंगे होम विजिट करने, तो उसको क्या क्या मदद कर सकते हैं एक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए, उन सारे चीज़ों को जो है आप उसमें लिख देंगे, समझ गए। तो ये होम विजिट का उद्देश्य हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए होम विजिट का क्या सिद्धांत होता है। चलिए अब हम लोग इसके सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत मतलब जब होम विजिट होगा तो उनमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यही जो है यही तो सिद्धांत होता है ना, कि किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए कामों को करना है, ताकि ये प्रिंसिपल, ये जो सिद्धांत है हमेशा लागू होते रहे सब पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। गृह मुलाकात करते समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। एक नर्स को देखिए निम्नलिखित चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, गृह मुलाकात लोगों की आवश्यकता के अनुरूप हो। ऐसा नहीं है कि गृह मुलाकात में ज़बरदस्ती अपने मन की चीज़ आप करेंगे, नर्स हैं तो, समझ गए, ऐसा नहीं। लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, उनके अनुरूप होना चाहिए, आपके अनुरूप नहीं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है, गृह मुलाकात के उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आप गृह मुलाकात करने, होम विजिट करने क्यों जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। उसकी योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके, और जो आप उद्देश्य लेकर जा रहे हैं उसको जो है कंप्लीट प्लानिंग बनाकर जाए, ताकि इसको जो है कंप्लीट रूप से जो है इसको पूर्ण किया जा सके व्यक्ति के घर पे, समझ गए।
गृह मुलाकात को नियोजन एवं क्रियान्वयन के दौरान जाति, लिंग, आर्थिक, शैक्षणिक आदि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं किसी को होम विजिट में किसी के घर पे, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाने के बाद आप अपना जो है जाति धर्म देखकर उसको सेवा देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। गृह मुलाकात में कोई भी नियोजन और कोई भी काम करेंगे तो वह बिल्कुल जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति स्तर से बिल्कुल अलग होगा, उस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, गृह मुलाकात के समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा समुदाय तथा परिवार के बारे में जानकारी एकत्रित करना, अर्थात परिवार के आकार, व्यवसाय, आय, धर्म, संसाधन, रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में जानकारी एकत्रित करना। एक नर्स, समुदाय स्वास्थ्य नर्स जब किसी के घर पे जाएगी होम विजिट करने, गृह मुलाकात करने, तो नर्स को एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि उस परिवार के संपूर्ण जानकारी एकत्रित करना चाहिए। जैसे उसके कितना फैमिली में कितना सदस्य है, उनका क्या काम है, आय का स्रोत क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका कौन कौन से रिसोर्सेज संसाधन हैं उनके पास, वो कौन से रीति रिवाज को फॉलोअप करते हैं, उनका संस्कृति कल्चर क्या है, इन सबको जो है एकत्रित करते हैं और इसी अनुसार उनको जो है क्या करते हैं, आगे की प्रोसेस करते हैं। समझ गए। नेक्स्ट है, सुरक्षित तकनीक, विद्याओं और प्रक्रियाओं का प्रयोग। एक ऐसे तकनीक का उपयोग करेंगे जो सुरक्षित होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। समझ गए। चलिए, गृह मुलाकात के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सदस्यों पर जो है अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए, नहीं उनको ठेस पहुंचाने वाला कार्य करना चाहिए। अब जब आप गृह मुलाकात करेंगे तो आप उस घर के किसी भी सदस्य को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। उनको मन होगा तो आपकी बातों को मानेंगे, न मन होगा न मानेंगे, वो जो कहेंगे उसी अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने से मनमानी करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ गए। और कोई जो है उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने वाला कार्य नहीं करना चाहिए। समझ गए। ये सब ध्यान रखना चाहिए होम विजिट के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है, गृह मुलाकात समुदाय स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। अब गृह मुलाकात जो होता है वह जो है क्या करता है कि एक अच्छे जो है अवसर प्रदान करता है परिवार और उसके सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा देने का। अतः परिवार और उसके सदस्यों को आवश्यकता अनुसार उसे स्वास्थ्य शिक्षा जरूर बताना चाहिए, जिसमें उसके पोषण का, स्वच्छता का, हर एक चीज़ का जो है चीज़ें बताया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है कि जब आप गृह मुलाकात जब आप एंड करते हैं तो उस समय जो है एक अच्छी रिकॉर्डिंग और अच्छी रिपोर्टिंग आपको करनी चाहिए, ताकि आगे जाके आप किसी भी अधिकारी को इसे दिखा सकते हैं, या कोई अधिकारी आपसे रिपोर्ट मांगे कि आपने क्या क्या काम किया है, किन किन परिवारों में विजिट किया है, तो आप उसे दिखा सके। ठीक है। तो ये यहाँ पे समाप्त हो गया आपका जो भी क्वेश्चन था। चारों सब्जेक्ट से मैंने एक एक दो क्वेश्चन लेने का कोशिश किया है, और आप लोग पढ़िए। मैं बार बार कहता हूँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।